हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एडिटोरियल देख रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का एडिटोरियल है और संपादकीय भी कहते हैं इसको। क्या स्थानीय निकाय ठीक से काम कर पा रहे हैं, इस पर ये लेख है। जनता की सरकार शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। जनता की सरकार ऐसे बोलते हैं, जनता की सरकार शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रजातंत्र के अस्तित्व का यह ध्येय वाक्य भी है। प्रजातंत्र का अस्तित्व है, इसका ये ध्येय वाक्य होता है जनता की सरकार। इसका एक और स्वरूप है स्थानीय स्वशासन। संविधान के अनुच्छेद या संविधान संशोधन 73 और 74 के जरिए 1992 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम बना था और शहरों कस्बों के लिए स्वशासित निकाय बना था। तो नीति निर्देशित तत्व के इस भाव को कानूनी जामा पहनाकर समझा गया है कि अब व्यवहारिक प्रजातंत्र अपने अंतिम सोपान तक पहुंच गया है, लेकिन समय पर चुनाव होने की व्यवस्था, निकायों और पंचायतों को धन और चुने प्रतिनिधियों को कतिपय अधिकार देकर हम भूल गए कि सामूहिक चेतना का दबाव तब बढ़ता है जब समूह जाति उपजातियों में न बटा हो और अधिकारों को लेने की समझ और ललक सभी में समान हो। 33 साल से चल रहे इस सिस्टम में जन चेतना के अभाव या विखंडित चेतना के कलुषित होने से वही विद्रूपता आने लगी और देश राष्ट्रीय स्तर पर झेल रहा था। मुखिया, सरपंच या ब्लॉक द्वारा विकास के पैसों में बंदरबांट की खबरें सामने आने लगी। महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि इनमें सशक्तिकरण का भाव आए, लेकिन इसके बजाय मुखिया पति नामक अनौपचारिक संस्था सिस्टम को भ्रष्ट करने लगी, क्योंकि गांव में महिलाएं अशिक्षित थी और दस्तेबाजियों को पढ़ना समझना उनके वश में था, बस से बाहर था। मतलब सामाजिक ढांचा भी सपोर्ट नहीं करता था, यानी जनता का शासन फिर विफल रहा। उपाय एक ही है, जन चेतना की गुणवत्ता बढ़ाना और उसे संकीर्ण सोच से ऊपर रखना। अगला है, उनका क्या करें जो यह भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, जाने माने चिकित्सक हैं। इनका लेख है। साल 1995 की बात है कि अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े 2 बैंक लूटे गए। खास बात यह थी कि दोनों ही घटनाएं लुटेरों ने अपने चेहरे को ढका नहीं था, बल्कि वे कैमरे में अपना चेहरा दिखाकर मुस्कुरा रहे थे। बाद में जब दोनों पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चेहरों पर नींबू की रस का लेप रखा था। दोनों लुटेरों में से एक ने बचपन में नींबू के रस से कागज पर लिखने का खेल, जिसमें लिखे गए शब्द अदृश्य रहते थे, ये खेला था। बचपन के उस अनुभव के आधार पर उसे लगा था कि जिस तरह नींबू का रस कागज पर शब्दों को अदृश्य कर देता है, उस दिन नींबू के लेप से उनके चेहरे भी सर्विलांस कैमरे में अदृश्य होने चाहिए थे। दिन दहाड़े इस तरह की बैंक लूट अमेरिका और कई देशों में एक बड़ी खबर थी। मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग के प्रोफेसर डेविड डनिंग ने यह पूरी घटना सुनी तो इस पर शोध करने का निर्णय लिया और अपने स्नातक छात्र जस्टिन क्रूगर को उस शोध में जोड़ा। 1999 में वे अपने शोध पत्र अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब किसी विषय या विशेष क्षेत्र में लोगों का ज्ञान या क्षमता सीमित या कम होती है तो वे अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने या उसे अच्छे से समझने की भूल में रहते हैं। यह कॉग्निटिव वॉइस या एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जिसे अब डनिंग क्रूगर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास कुछ विशेष क्षेत्र के बारे में सीमित ज्ञान होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर भी वे उस बारे में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उन पर विस्तार से बात कर सकते हैं। जर्मन अमेरिकी लेखक चार्ल्स बुकोवस्की ने इसे बहुत अच्छे से वर्णित किया है। दुनिया की समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग हमेशा संदेह से भरे रहते हैं, जबकि मूर्ख लोग आत्मविश्वास से। महात्मा गांधी जब 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो करीब 22 साल देश से बाहर रहकर आ रहे थे।
गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से पहले देश भर में 1 साल यात्रा करके देश और लोगों को समझें। गांधी ने यह किया भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी चीज की अच्छी विकसित समझ करने से पहले समय, प्रयास और समर्पण और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब जब रामायण में राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया था, तब भी यही विचार रहा हुआ। भारत दर्शन में जब इस बात का उल्लेख है कि बिना प्रयास के प्राप्त की गई वस्तु अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब समय बदलता नजर आ रहा है। इंस्टेंट कॉफी या नूडल्स का तो पहले भी समय था, लेकिन हम एआई और चैट जीपीटी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में हर कोई बिना मेहनत और कोशिशों के हर विषय का ज्ञानी बनता नजर आ रहा है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि लोग जिस विषय को गहराई से नहीं समझते हैं, चर्चाओं में उसी का सबसे ज्यादा बोलते हैं। इस चुनौती का एक चिंताजनक प्रभाव अकादमिक और विश्वविद्यालयहीन शिक्षा और शोध पर भी पड़ रहा है। साइंटिफिक जर्नल में छपे शोध पत्रों को कैरियर ग्रोथ के लिए जरूरी कर दिया गया है। गुणवत्ता के बजाय संख्या पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणाम प्रकाशन के लिए होड़ में होता है। नतीजा है कि जर्नलों में चैट जीपीटी जनरेटेड या चुराए हुए कंटेंट वाले लेख छपने लगे हैं। भारत के एक निजी विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक शोध पत्रों को वापस लेने के लिए दुनिया में नंबर 1 होने का श्रेय पाया है। एआई उपयोगी जरूर साबित होगा, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं। जब बात ज्ञान की आती है तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो सच में सीखना चाहते हैं वो तो ज्ञान अर्जित करने के लिए रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन उनका क्या किया जाए। जो यह भी नहीं जानते हैं कि वो नहीं जानते हैं, इसके लिए सामाजिक स्तर पर चिंतन, मनन और मीमांसा करनी होगी। लेकिन सबसे पहले हमें व्यक्तिगत स्तर पर सीखने या कम बोलने और उसी के बारे में बोलने जिसे हम अच्छे से जानते हैं उसकी आदत डालनी होगी। अगला दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, सुनिश्चित हो संवैधानिक दायित्व की पूर्ति। हृदय नारायण दीक्षित लिखते हैं, लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं ये। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल की याचिकाओं के निस्तारण पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायी सदनों के अध्यक्ष या सभापतियों के निर्णय में विलंब से चिंताजनक स्थिति निर्मित हुई है। प्रधान न्यायाधीश वी.आर. गवई साहब ने, इनकी नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि हम ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते जहां ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज ही मर जाए। हम ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते जहां ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज ही मर जाए। याचिकाओं पर निर्णय में ऐसा विलंब न हो कि सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाए। न्यायपीठ ने तेलंगाना विधानसभा में भारत राष्ट्र समिति के 10 विधायक की दल बदल मामले में सुनवाई के बाद संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दी गई याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष 3 महीने के भीतर निर्णय दे। न्यायालय ने पहले भी कहा था कि याचिकाओं के निर्णय में विलंब से 10वीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। सदन के अध्यक्ष सभापति को ही ऐसी याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी किया कि उसे सुनवाई की समय सीमा सुनिश्चित करने का अधिकार है। यह बातें मणिपुर विधानसभा सहित कई मामलों में समय सीमा निर्धारित करने की मांग पर कही गई। एक मामला 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आवश्यक कार्रवाई में देरी पर न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। रवि एस नायक बनाम भारत संघ मामले 1994 में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर टिप्पणी भी की गई थी। निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही मंत्री और सदन में पीठासीन में अधिकारी बनते हैं। राजनीतिक दल उनके निर्वाचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे चुनाव जीतकर अपने दल के प्रति निष्ठावान रहते हैं, पर तमाम प्रतिनिधि लोभवश दल बदल करते हैं। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही दल बदल का सिलसिला चल निकला था। 1967 में हरियाणा के एक नेता ने एक दिन में 3 बार दल बदल किया था। कई राज्यों में दल बदलू नेता दल छोड़ते ही मंत्री बने हैं। नैतिक और विधिक दृष्टि से अपराध है। मतदाता की प्रति धोखाधड़ी है। हमारे यहाँ राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है, लेकिन हम संवैधानिक नैतिकता वाले दल नहीं बना पाए हैं। राजनीतिक दल भी अपने सदस्यों में निष्ठा नहीं ला पाते हैं। कुछ दल बदल कराते हैं, कुछ दल बदल करते हैं। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने भयवश
52वां संविधान संशोधन पारित करवाया था, तब स्वेच्छा से दल त्याग दंडनीय माना गया, पर 1/3 सदस्यों के दल त्याग को विलय कहा गया। 1/3 सदस्य जुटाना मुश्किल नहीं था। कुछ राज्यों में इक्का दुक्का सदस्य आते रहे और 1/3 होते गए। दल बदल के तमाम तरीके ईजाद होते रहे। 1991 में संविधान संशोधन द्वारा 1/3 की जगह 2/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसका भी बहुत लाभ नहीं हुआ था। सदस्यता छीन लेने जैसे सख्त कानून के बावजूद दल बदल जारी रहा। एक कारण पीठासीनों की ढिलाई भी है। इसलिए हाल ही के तेलंगाना मामले सहित कई अवसरों पर पीठासीन अधिकारियों पर टिप्पणियां हुई हैं। आरोप लगते हैं कि वे जानबूझकर पक्षपात करते हैं, याचिकाएं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि इस गंभीर विषय पर विमर्श करने के लिए एक आयोग बने। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। सदनों के सभापति अध्यक्ष सम्मानीय संवैधानिक संस्था है। सदनों के सभापति अध्यक्ष है ना, सम्मानीय संवैधानिक संस्था होती है, और 10वीं अनुसूची में संविधान इन्हें उत्तरदायी माना है। इन संस्थाओं को अपने संवैधानिक कर्तव्य का सही पालन करना चाहिए, मगर दल त्यागने का रोग इतने भर से दूर नहीं होगा। माननीय विशेष अवसरों के लिए दल त्याग करेंगे, कुछ दंडित होंगे और होते भी हैं, शेष तकनीकी कारणों से बच निकलेंगे। इसलिए इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श आवश्यक है। जहाँ स्वेच्छा से दल त्याग दंडनीय है, वहीं किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दल त्याग की घोषणा सुविचारित भी हो सकती है। पार्टी का नेतृत्व विचारधारा बदल सकता है। विचारनिष्ठ सदस्यों के लिए अस्वीकार हो जाता है। वे सदन में अपने नेताओं के विरुद्ध भी बोलते हैं। संविधान में विचार अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है। दलीय अनुशासन का डंडा सदस्यों को अखरता है। दल बदल रोकने से राजनीतिक स्थिरता तो रहती है, दल बदल रोकने से, किंतु निर्वाचित सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित भी नहीं किया सकता है। बजट और अविश्वास जैसे प्रस्तावों पर सदस्यों को दलीय अनुशासन चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। दल बदल के कानूनी प्रावधानों ने सदस्यों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया है, जबकि संविधान सदनों में विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता देता है। संसदीय जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। इसके बावजूद दल बदल के विरुद्ध अभियान चलाते रहना चाहिए। समाज इसकी निंदा करे और आज दंड दे। आखिर ब्रिटिश संसद ने भारत जैसा दल बदल कानून क्यों नहीं बनाया? ब्रिटेन का दल तंत्र ऐसी समस्या है जो स्वयं सुलझा लेता है। ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली अपनाकर भी दल बदल कानून के बावजूद भारत क्यों इस समस्या से ग्रस्त बना हुआ है? ब्रिटेन में पार्टी बदलने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमेरिका में भी दल बदल कानून नहीं है। अमेरिका में 2 दल है और दल बदल भी होते हैं। एक समय डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 16 प्रतिनिधि रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी का अनुशासन अमेरिका में ऐसी समस्या सुलझा लेता है। यूरोप के देशों में सख्त कानून है। दल त्याग पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। बांग्लादेश में भी पार्टी के विरुद्ध सदन में मतदान करने और पार्टी बदलने पर त्याग पत्र लिया जाता है। केन्या, दक्षिण अफ्रीका आदि में दल बदल की छूट नहीं है। भारत का मन बदल रहा है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। संपूर्ण राजनीतिक दल तंत्र और विधायिका के सभी सदस्यों को संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए संवेदनशील होना चाहिए। न्यायपीठ का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे विधायिका और न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का है राज्यों की वित्तीय सेहत। क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट दिखाती है कि भारत के 18 सबसे बड़े राज्य, जो मिलकर देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 90% से अधिक का योगदान करते हैं। उनका राजस्व 20 से 25 में से 7 से 9% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2024 में यह महज 6.6% था। कुल समेकित राजस्व के 40 लाख करोड़ रुपए की हो जाने का अनुमान है। इसमें जो जीएसटी वस्तुएं सेवा कर के संग्रह, शराब यानी आबकारी शुल्क में इजाफे और बेहतर केंद्रीय हस्तांतरण की अहम भूमिका है। पेट्रोलियम का कर संग्रह जरूर 2% वृद्धि के साथ कमजोर बना हुआ है। यह स्पष्ट रूप से राज्यों की वित्तीय हालत में स्थिरता का संकेत है। यह स्थिरता ऐसे समय नजर आ रही है जबकि वैश्विक हालत चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। घरेलू आर्थिक हालात भी वैसे ही हैं। यह पूंजीगत आवंटन में तेजी
वृद्धि की स्थितियां निर्मित करता है। हालांकि यह गहन ढांचागत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। राजस्व वृद्धि दशक के 10% के औसत से कम बनी हुई है और अधिकांश राज्य बहुत हद तक केंद्र से होने वाले हस्तांतरण पर निर्भर होते हैं। 15-16 से 2015-16 से 2024-25 तक राज्य के राजस्व का 23 से 30% तक ऐसा केंद्र के हस्तांतरण से आया है और 2000 और 2010 के दशक में वह 20 से 24% के बीच हुआ करता था। इसके साथ ही गत दशक में राज्यों के गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार के अनुदान 65 से 70% के हिस्सेदार रहे हैं, जबकि पहले इनका योगदान 55 से 65% तक था। यह दीर्घकालिक रुझान इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे केंद्र की भूमिका बढ़ रही है। राज्यों के पास अपनी वित्तीय हालत सुधारने के स्वतंत्र उपाय सीमित हो रहे हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट भी दिखाती है कि 2024-25 में राज्यों द्वारा अपनी राजस्व प्राप्तियों का 58% हिस्सा अपने कर और गैर कर स्रोतों से हासिल किया गया, जबकि 42% राजस्व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र के अनुदान से हासिल होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 में राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को समेकित GDP अनुपात 28.5% है, जो वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति द्वारा 20% की सीमा से अधिक था। आंकड़े बताते हैं कि 12 राज्यों का ऋण GSDP अनुपात 2023-24 में 35% का स्तर पार कर गया था, जबकि करीब 24 राज्यों का अनुपात 20% से अधिक था। बहरहाल कुछ को छोड़कर राज्यों का प्रदर्शन केंद्र से बेहतर रहा है। कई राज्यों ने बजट पारदर्शिता में सुधार किया, सामाजिक क्षेत्र में अपनी क्षमताएं बेहतर की और पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी। वास्तव में अधिकांश राज्यों ने काफी हद तक राजकोषीय साझेदारी दिखाई है। उन्होंने मोटे तौर पर FRBM के मानकों का पालन किया है और अपने राजकोषीय घाटे को GSDP की 3% तक सीमित रखा है। राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा 98-99 के GDP के औसत 4.3% से कम होकर के 2004 से 5 से 23-24 के बीच GDP का 2.7 रह गया है। बहरहाल राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। GST अनुपालन में सुधार की तत्काल प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राज्यों को डिजिटल राजस्व निगरानी का विस्तार करना चाहिए और संपत्ति कर तथा उपयोगकर्ता शुल्क आदि में आने वाली खामियों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तांतरण समय पर और अनुमानित ढंग से हो। खासतौर पर वित्त आयोग द्वारा अनुशासित अनुदान जो राजस्व वृद्धि और व्यय में असमानता की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार के इस्तेमाल को लेकर भी काफी मतभेद हैं। उपकर और अधिभार पर अधिक निर्भरता राज्यों और केंद्रों के बीच राजकोषीय संतुलन को खराब करता है। इससे बचने की बहुत आवश्यकता होती है। विकसित भारत और शून्य उत्सर्जन का लंबा रास्ता है। अजय त्यागी लिखते हैं इसको। लेखक ऑब्जर्वर के रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो हैं और सेबी चेयरमैन रह चुके हैं। ये आकांक्षाएं जब पक्के इरादों से जुड़ी होती हैं तब किसी भी व्यक्ति, कंपनी, देश को आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई भी बड़ी कंपनी अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों से जुड़े दस्तावेजों में अपनी आकांक्षा दिखाती हैं। अगर देशों की बात करें तो उनकी कई आकांक्षाएं अलग अलग सरकारी दस्तावेजों में अंतर्निहित होती हैं, जिनमें कुछ बातें उनके संविधान में ही शामिल हैं। इसके अलावा समय समय पर देश का राजनीतिक नेतृत्व अपनी विचारधारा, तत्कालिक जरूरत और अन्य प्रतिबद्धताओं के हिसाब से कुछ बड़े लक्ष्य तय करता है। यह लेख भारत के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व द्वारा घोषित किए गए दो सबसे महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में है। ये दो लक्ष्य हैं 2047 तक विकसित भारत बनाना और 2017 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शुद्ध शून्य करना। इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते कई मानों में एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। सवाल यह है कि क्या हमें
इसको लेकर पर्याप्त स्पष्टता है? वास्तव में क्या हासिल करने का लक्ष्य है और इसे कैसे हासिल किया जाएगा? आइए सबसे पहले विकसित भारत 2017 के लक्ष्य को समझते हैं। विकास शब्द तो थोड़ा अस्पष्ट है और अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। सवाल यह है कि असल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक इस लक्ष्य के तहत भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची से निकल कर के विश्व बैंक के अनुसार अपनी प्रति व्यक्ति आय को निम्न मध्यम से उच्च मध्यम के स्तर तक ले जा सकता है। और निश्चित रूप से इसका लक्ष्य तय होना चाहिए, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अन्य मापदंडों का क्या होगा, जिनमें सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने वाले मापदंड भी शामिल है? मसलन मानव विकास सूचकांक रैंकिंग, आय की असमानता को कम करना, शहरों सहित बुनियादी ढांचों में सुधार और पर्यावरणीय क्षति को रोकना आदि। क्या इन बातों पर विचार करके किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा की गई है? सरकारों को स्पष्ट तौर पर विकसित भारत के लक्ष्य के तहत आने वाले सभी वांछित मापदंडों की एक सूची बनाने की जरूरत है, जिसमें हर पहलू को पर्याप्त महत्व दिया जाए। जहां संभव हो वहां संख्यात्मक लक्ष्य भी तय हों। जब इन बातों पर स्पष्टता होगी तभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी सही नीतियां और रोडमैप बन पाएंगे। शुद्ध शून्य उत्सर्जन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र इसे कुछ इस तरह से परिभाषित करता है कि कार्बन उत्सर्जन में इतनी कटौती करना कि बचे हुए उत्सर्जन को प्राकृतिक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के अन्य उपायों द्वारा अवशोषित किया जाए। प्रकृति को सतत तरीके से संभाल सकने लायक रखा जा सके ताकि वायुमंडल में शून्य उत्सर्जन रह जाए। सबसे अधिक आशावादी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि भारत के लिए 2017 तक शून्य उत्सर्जन दर हासिल करना एक और बड़ी मुश्किल चुनौती। फिलहाल भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। अधिकतर विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुछ समय पहले ही चरम पहुंच गया था। खबरों के अनुसार चीन में भी यह हाल ही में चरम पर पहुंच गया है और यह इस साल पहुंच जाएगा। भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारी विकास की बड़ी जरूरतों को देखते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, मानवीय गतिविधियों के चलते होने वाले पर्यावरणीय बदलाव के स्तर को देखते हुए यहाँ निकट भविष्य में उत्सर्जन चरम पर पहुंचने की संभावना नहीं है। बस 47 तक विकसित भारत के रोड में और इसके मॉडल को वास्तव में पर्यावरणीय बाधाओं को ध्यान में रखना ही होगा। यह लक्ष्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। 2047 और 70 काफी दूर है। इन लक्ष्यों से ध्यान भटकाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि किन्स की यह उक्ति बेहद चर्चित है, लंबे समय में हम सब मर जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अब 47 और 70 के बीच अलग अलग सरकारें होंगी। मौजूदा सरकार को चाहिए कि इन लक्ष्यों में शामिल किए जाने वाले सभी मापदंडों पर सभी राजनीतिक दलों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की सहमति बनाई जाए और आगे बढ़ने की राह क्या है उसकी रूपरेखा ठीक से दस्तावेज के रूप में तैयार की जाए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में गंभीरता दिखाने के लिए सरकार को व्यवहारिक और भरोसेमंद योजना बनानी होगी जो जनता के सामने उपलब्ध होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि ताकि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। विकास शब्द भले ही अस्पष्ट हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शायद स्कोप 3 उत्सर्जन और कार्बन सोखने की क्षमता को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए मापदंडों और सही अनुमानों का उपयोग करके मापा जा सकता है। उत्सर्जन स्तर की जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन की बैठकों में निगरानी की जाती है, जहां विभिन्न देश समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में कमी लाने की प्रतिबद्धता जताते हैं। उदाहरण के तौर पर फिलहाल भारत ने 2030 तक अपनी सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य समय सीमा से पहले ही आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसा ही 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एनडीसी प्रतिबद्धता से आगे बढ़कर अपने लिए ऊंचे लक्ष्य को क्यों नहीं निर्धारित किया जाए।
सवाल यह भी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम से लंबी अवधि में कम करने के लिए सरकार की वास्तविक कार्य योजना क्या है? इसमें से कितना कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से हासिल किया जाएगा, जैसे कि कार्बन कर और विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य तय करना, खासतौर पर जब मजबूत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग तंत्र के साथ उन लक्ष्यों के लिए जहां इसमें कटौती करना मुश्किल है। अनिवार्य आदेश के माध्यम से अनिवार्य आदेश के माध्यम से कितना लक्ष्य हासिल होने का अनुमान है, जो कार्बन मूल्य निर्धारण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा कि जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देना, कृषि पद्धतियों में सुधार, वन रोपण को बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण, इसी तरह के अन्य उपाय। इन मामलों पर एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए व्यापक स्तर पर सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना, गहन डेटा विश्लेषण करना, तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, विशेषज्ञों की सलाह आवश्यकता है। आप 47 और 70 की अवधि को 5 साल और 10 साल यानी अल्पकालिक और मध्यकालिक अवधि के खंडों में विभाजित करें तो दोनों लक्ष्यों के लिए सहमति मापदंड के तहत वास्तविक उपलब्धियों की तुलना लक्ष्यों से किसी तीसरे पक्ष से निगरानी और रिपोर्टिंग और सत्यापन के विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर की जानी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। बस 47 तक विकसित भारत और 70 तक शून्य उत्सर्जन की महत्वाकांक्षा वास्तव में वांछनीय लक्ष्य है और वे इस वक्त की जरूरत भी है। वास्तव में सबसे मुश्किल हिस्सा रोडमैप के बारे में स्पष्टता कायम करना है। मध्यम वर्ग की बदलती प्रकृति को समझना जरूरी है। रमा बीजापुरकर, लेखिका, ग्राहक आधारित कारोबारी रणनीति क्षेत्र में व्यवसाय सलाहकार हैं। अर्थशास्त्री सुबीर गोकर्ण अब दिवंगत हैं। इन्होंने 2017 के आसपास इस अखबार में मिडिल क्लास ओरिजिन्स यानी मध्यम वर्ग की उत्पत्ति शीर्षक से एक ऐतिहासिक लेख लिखा था। उसमें कही गई बातें आज लगभग 20 साल बाद और भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं कि मध्यम वर्ग की उत्पत्ति अथवा वह प्रक्रिया जिससे यह वर्ग उभरा या बहुत मायने रखती है। इस वर्ग के बारे में हम जैसा सोचते हैं उसके व्यवहारिक एवं दृष्टिकोण के प्रति हमारी जो धारणा है उसमें संघर्ष की यात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि आने वाले समय में मध्यम वर्ग का व्यवहार खर्च और बचत यानी इससे आगे उसकी तार्किकता की बात करें तो राष्ट्र, राजनीतिक और सामाजिक कर्तव्यों पर वैश्विक दृष्टिकोण के मामले में मौजूदा मध्यम वर्ग जैसा ही होगा। समकालीन मध्यम वर्ग सामाजिक क्षेत्र के रोजगार से बना था। सरकारी नौकरियों ने उस वक्त उच्च और निम्न दोनों स्तरों पर स्थायी रोजगार पैदा किया था। इसमें स्वास्थ्य सेवा और पेंशन, कम ब्याज वाले ऋण, इसमें नियमित वेतन वृद्धि भी जोड़ी जा सकती है आदि कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो कि सुरक्षा और भविष्य में आय की प्रति निश्चितता का आभास देती थी। इन्हीं चीजों ने मध्यम वर्ग के व्यवहार और दृष्टिकोणों को आकार दिया था। 90 के दशक से यह स्थायी सरकारी रोजगार के स्रोत कम होते गए। औपचारिक निजी क्षेत्र भी पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहा। गोकर्ण ने महसूस किया कि इससे बदलते परिदृश्य में सबसे अधिक प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निचले स्तर के कर्मचारी हैं। उन्होंने यह भी माना कि भविष्य का मध्यम वर्ग पहले की तरह एक समान नहीं होगा, क्योंकि अब इसके लिए रोजगार के कोई एक एकल स्रोत या कोई एक मजबूत पोषक या निर्माता नहीं है। आज इस वर्ग का दायरा फैल रहा है, लेकिन अधिकांश के पास पहले जैसे आय की स्थिरता और निश्चिंतता, नौकरी की सुरक्षा, जीवन के आज इस वर्ग का दायरा फैल रहा है
लेकिन अधिकांश के पास पहले से आय की स्थिरता और निश्चिंतता, नौकरी की सुरक्षा, जीवन के बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक विशेषता नहीं है। आय के आधार पर आकार लेने वाला मध्यम वर्ग स्वतः निरंतर आर्थिक प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाले कारक अलग अलग हैं। जैसा कि इस कॉलम में अक्सर बताया गया है कि हमें सिर्फ आय पर आधारित मध्यम वर्ग की गणना की आवश्यकता की जांच करनी होगी। इसमें आय की स्थिरता और पूर्वानुमान की उन आयामों को शामिल करना होगा जो कौशल, कार्य पद्धति ऐसे व्यवसाय से आते हैं जो अस्थिर समय में लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि मौजूदा समय में देखभाल और भविष्य की सुरक्षा, अगली पीढ़ी की सामाजिक गतिशीलता बनाए रखने के उद्देश्य से तमाम खर्चों के बाद भी उसके पास निवेश करने के लिए कम से कम 30% बचत हो। यदि फिलहाल हम इस संख्या को बनाए रखना चाहते हैं और मौजूदा क्रय शक्ति के इस आने से मध्यम वर्ग की देखभाल देखते हैं, तो हमें उन क्षेत्रों के बारे में सोचना होगा जिनसे अलग अलग तरह के आय स्रोत बने हैं, ताकि समझा जा सके उपभोक्ता, मतदाता, करदाता, नागरिक के रूप में यह मध्यम वर्ग कैसे व्यवहार करेगा। सरकारी कर्मचारी और बड़े निजी कंपनियों में औपचारिक नौकरी करने वाले लोगों को एक सेगमेंट होगा। सेगमेंट ऐसा है जिसमें अभी भी पहले वाले मध्यम वर्ग की निशानियां बाकी हैं, लेकिन व्यवसाय के आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि पहले से छोटे इस वर्ग के भविष्य के बढ़ते मध्यम वर्ग में हिस्सेदारी घटती आ रही है। इस मध्यम वर्ग का अधिकांश हिस्सा अर्ध औपचारिक और अर्ध अनौपचारिक छोटी निजी कंपनियों में रोजगार, सीमित व्यवसायिक क्षमताओं और पर्यावरणीय चक्रों का सामना करने की क्षमता वाले छोटे उद्यमी और अलग अलग कौशल स्तर और कम स्थिरता वाले स्वनियोजित गिग कर्मचारी के रूप में होगा। निम्न मध्यम आय वर्ग, जिसमें बहुत से कॉलेज जाने वाले पहली पीढ़ी के युवा हैं, पर किया गया हमारा अध्ययन संकेत देता है। भविष्य का मध्यम वर्ग कैसा होगा, मेरी पिछले स्तंभों में इस अध्ययन का विस्तार से उल्लेख किया गया। वे सार्थक काम खोजने और सामाजिक आर्थिक पीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा जुटाने में थक चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुविधाजनक ढांचा नहीं है। वे दफ्तर वाली नौकरियों जैसे सम्मान, स्थिरता, सुरक्षा, पूर्वानुमान, सामाजिक गतिशीलता, मान्यता की तलाश में है, जो सिर्फ पुराने मध्यम वर्ग के पास थी। विडंबना यह है कि उनकी चाहत सरकारी नौकरी ही है। उनकी तीव्र इच्छा यह है कि वे ऐसा जीवन जिए, यानी कम आकांक्षा हो, स्तर हो, उसका छोटे सपने हो, जिसमें संघर्ष और निश्चितता कम से कम है। क्या भारत का प्रसिद्ध आकांक्षी मध्यम वर्ग भविष्य में एक थके हुए मध्यम वर्ग के लिए रास्ता तैयार कर रहा है? मध्यम वर्ग में हम जिस स्थिरता और समरूपता की कल्पना करते हैं, वास्तव में विविधता का एक समूह है। इसमें अंतर्निहित आय और व्यवसाय की परिवर्तनशीलता जैसे गुण हैं। साहित्य में कहा जा सकता है कि कम सामाजिक विविधता मध्यम वर्ग की सक्रियता को दर्शाती है, क्योंकि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। भविष्य का मध्यम वर्ग न केवल एक कम समरूप होगा, बल्कि अधिक संकीर्ण भी होगा, जो अपने पूर्ववर्ती उपलब्ध सार्वजनिक क्षेत्र स्थानांतरित नौकरियों को भारतीय जीवन के अनुभवों से वंचित होगा। हमें शायद एक एकल मध्यम वर्ग की अपनी वैचारिक संरचना को दो स्तरीय संरचना बदलना होगा। एक आर्थिक विकास संचालित वास्तविक मध्यम वर्ग, जिसमें पूर्व में बताई गई कि विशेषताओं, दूसरा वर्तमान में क्रय शक्ति रखने वाला, खपत करने में सक्षम मध्यम वर्ग के विकास और आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने में उसके योगदान के बीच का संबंध अलग अलग समूहों के लिए अलग होगा, जैसे कि उनके खर्चे और बचत के विकल्प, नीतिगत आधार पर चुनावी मूल्य प्रस्ताव भी अलग अलग होंगे। शायद गोकर्ण का यही मतलब रहा होगा कि उन्होंने कहा है कि एक उपयोगी चक्र सुनिश्चित करने के लिए हमें इस वर्ग की बदलती प्रकृति को पहचानने और उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सहारा का एक लास्ट वाला संपादकीय सीमा का संज्ञान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए आपराधिक मानहानि के मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसमें गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान सीमा पर भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़पों पर टिप्पणी की थी। अदालत ने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने पूछा, क्या उनके पास कोई सबूत है या आप वहां थे? अगर आप सच्चे भारतीय हो तो ये सब बातें नहीं करते हैं। पीठ ने राहुल के सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया और संसद में अपनी बातें रखने को भी कहा। गांधी का कहना है कि उनके भाषण संबंधी अपराधों के 20 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं भारत, और कई लोग उन्हें फंसाने की फिराक में हैं। गांधी के खिलाफ यह मामला अगस्त 2023 में लखनऊ मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष की गई थी, जिसमें
इसी मई में उन्होंने समन भी जारी किया गया था। कांग्रेस नेता का कहना है कि उनका उद्देश्य सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह सरकारी नीतियों की आलोचना थी। उसे उचित कहा जा सकता है, मगर जैसा कि अदालत ने कहा कि संसद होने के नाते गांधी को सरकार के कामकाज या नाकामियों पर भी जो सवाल उठाना है, उसे सदन में उठाने से क्यों हिचकिचाते हैं। राहुल की तरफ से कहा गया कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिया बगैर ही समन जारी कर दिया गया, जबकि यह सुनी सुनाई बातें और अखबारी कतरनों पर आधारित है। यह कानून साबित होने तक साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं था। बेशक गांधी के प्रति की गई यह शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण कहा जा सकता है। इससे न सिर्फ अदालतों का वक्त जाया होता है, बल्कि सनसनी फैलाने का भी काम होता है। गांधी को जिम्मेदार नेता का परिचय देते हुए अप्रमाणित आरोपों को से बचना सीखना होगा। और सवाल सेना और सुरक्षा बलों पर आक्षेप लगाने पर भी नहीं है। वरिष्ठ नेता के तौर पर बेबुनियादी बातें करना गांधी जी को शोभा नहीं देता। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसी दरमियान 7 साल बाद सीबीआई अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक मामले में कोई सबूत न होने के बाद स्वीकारी है। यह न्यायिक व्यवस्था और सत्ताधारी दल की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजनीतिक प्रतिशोधों या कीचड़ उछालने वाली राजनीति का निम्न स्तर उदाहरण न बन कर रह जाए, इसका विशेष ख्याल रखना जरूरी है। अगला, हिंदुस्तान के बादल और आपदा। उत्तराखंड की उत्तराकाशी में धराली गांव के ऊपर बादल फटने से मची तबाही का मंजर बेहद डरावना था। इस कुदरती हादसे में वास्तविक नुकसान तो खैर बचाव व राहत कार्यों के खत्म होने के बाद ही पता चल सकेगा, मगर जिस तरह चंद सेकंडों में दर्जनों पक्के मकान, होटल जमींदोज हो गए, उससे एक बार फिर यह पुष्ट हुआ है कि पुराने हादसे में हमने कुछ नहीं सीखा। इस विध्वंस के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, वे साफ साफ दिखा रहे हैं कि खीर गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में कई मंजिल की इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, बल्कि एक पूरा बाजार विकसित हो चुका है। अगर तंत्र ने वहां भी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मानव बसाहट के विस्तार की योजना बनाई होती तो इस तबाही से बचाया जा सकता था। बहरहाल संतोष की बात यह है कि जल्द ही सेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया था। एम्स ऋषिकेश को भी आपात स्थिति के लिए सचेत कर दिया गया ताकि घायलों को तत्काल जरूरी उपचार मिल सके। मानसून के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं, मगर इस सच्चाई से मुकरा नहीं जा सकता है कि पिछले एक दशक में इनकी बारंबारता बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के स्थानीय जलचक्र में बदलाव इसकी बड़ी वजह है। पहले पहाड़ी इलाकों में इंसानी गतिविधियां कम होती थीं, मगर हाल ही के दशकों में विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई, वनों में आग लगने की अधिक घटनाएं, पर्यटन की अधिकाधिक दोहन के लिए अभी भी पूर्ण निर्माण कार्यों ने स्थानीय परिस्थितियों को बहुत अधिक बुरी तरह से प्रभावित किया। निश्चित पहाड़ी इलाकों के बाशिंदों को आधुनिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। सड़क, बिजली, अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियत पर भी उनका अधिकार है, मगर उनके लिए सुविधाएं जुटाते समय इन इलाकों की नाजुक पर्यावरण स्थितियों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। विडंबना यह है कि हमारी विकास परियोजना में स्थानीय लोगों की आवश्यकता से अधिक सैलानियों की सहूलियत रहने की लगी रहती है। इस पर नई सिरे से गौर करने की जरूरत है। उत्तरकाशी की घटना ने जून 2013 के केदारनाथ हादसे की यादें ताज़ा कर दी, जिसमें 5000 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग असमय काल के गाल में समा गए थे। इस हादसे में भी गांव के गांव बह गए हैं। तब काफ़ी जोर शोर से मांग उठी थी कि संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में मानव बसाहट निर्माण कार्य को लेकर के नए सिरे से नीति निर्धारण किया जाए। धराली बाजार की तबाही बता रही है कि इस दिशा में कितनी संजीदगी से काम हुआ है। यह स्थिति सिर्फ पहाड़ी इलाकों की नहीं है। प्रयागराज और बनारस में घरों में पानी घुसने की तस्वीर अखबारों में रोज आया हो रही है। जल विशेषज्ञों की माने तो पहले 2.5 दिनों में बाढ़ का पानी इसलिए उतर जाता था क्योंकि इसकी निकासी के मार्ग अवरुद्ध नहीं होते थे। अब उन रास्तों पर कंक्रीट के जंगल उग गए हैं। ऐसा नहीं कि विकसित देशों को कुदरत बख्श देती है, वहाँ बाढ़ से लोग नहीं मरते हैं, पर उनकी नीतियां मानव क्षति को न्यूनतम करने की दर्शन से प्रेरित होती हैं। धराली की घटना कह रही है कि आत्मघाती उदासीनता से अब उबर जाना चाहिए, वरना हम नुकसान उठाते रहेंगे। उत्तरकाशी में तबाही के लिए ये वही वाला है। देखो 5 अगस्त को ये घटना होती है धरावी गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा में बादल फटने से बलात्कारी बाढ़ आ जाती है।
और बाढ़ के चलते न जाने कितने होटल घर तबाह हो गए, जिसके वीडियो काफ़ी भयावह हैं। खीरगंगा के जलग्रहण क्षेत्र में ऊपर कहीं बादल फटे, जिसके कारण यह बाढ़ आ गई थी। इसका क्या है, इसका दोष बादल, बरसात या बाढ़ को दिया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि पहाड़ी नदी से सटाकर निर्माण क्यों किया गया। फिर सरकारी रिसोर्ट चेता रही थी, और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन का दायरा। संवेदनशील इलाकों में निर्माण के लिए पहाड़ों पर गिराना क्या जरूरी है। मानसून है तो दुनिया के सबसे जिंदा पहाड़ पर यह तो होना ही था। इसी तरह प्यास और पानी के लिए पलायन के कारण कुख्यात बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित छतरपुर सबसे बड़े तालाब किशोर सागर पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसा लेने का विवाद आया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने अगस्त 2014 को किशोर सागर तालाब के मूल रकबा भराव क्षेत्र और 10 मीटर के ग्रीन जोन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया। सवाल अटक गया। कि भराव क्षेत्र का निर्धारण कैसे हो। इस साल सावन में इतना पानी बरसा कि किशोर सागर के भीतर बसे मकानों में 10 फुट तक पानी भर गया। एक झटके में तालाब ने बता दिया कि उसका अपना दायरा कहाँ तक है। अब भले ही समाज और मीडिया इसे बात कहे, और किशोर सागर ने नैसर्गिक तरीके से अपने घर पता दर्ज करवा दिया है। सारे देश के हर गांव कस्बे में छोटी नदियां हों या पारंपरिक तालाब या फिर जोड़, उन पर कब्जे हुए अदालती लड़ाई में यह साबित करना टेढ़ी खीर हो गया कि अमुक जल निधि का फैलाव कहाँ तक है। मानसून में इसका स्वाभाविक तरीका खुद सामने दिख जाता है, बशर्ते उसे मापने, आंकने और दर्ज करने की इच्छा शक्ति हो। नैसर्गिक बात विनाशकारी नहीं होती है, उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं। बाढ़ के विकराल होने के पीछे नदियाँ का उथला होना, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गरिमा, रेत की खुदाई, शहरी प्लास्टिक खुदाई, मलबे का नदी में भरना, जमीन का कटाव जैसे कई कारण दिनों दिन गंभीर होते जा रहे हैं। जब नदी का पानी फैलता है तो उसके आसपास के भूजल स्रोतों का पुनर्भरण होता जाता है, और भूजल स्तर में सुधार से न केवल पानी का भंडार होता है, बल्कि यह धरती की सेहत के लिए अनिवार्य है। असम का बड़ा हिस्सा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपजाऊ दुआब, ये सभी बाढ़ से बह कर लाई गई मिट्टी से ही बने हैं। बाढ़ यह भी याद दिलाती है कि नदी इंसान की तरह एक जीवन संरचना है, उसकी यादाश्त है, और उसकी जिम्मे पृथ्वी को समय अनुसार संरक्षित करना भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जो भी कचरा मलबा चुपके नदी में डाल देता है, बाढ़ से साफ करती है और नदी के लिए गैर जरूरी तत्वों को छांट करके किनारे पटक देती है, और बाढ़ के पानी से नदियों के प्रदूषक बहकर समुद्र या अन्य जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे नदी की शुद्धता और स्वच्छता में सुधार होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की पूर्व सचिव नूर मोहम्मद का मानना है कि देश में समन्वित बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है। और पानी को स्थानीय स्तर पर रोकना, नदियों को उथला होने से बचाना, बड़े बांध पर पाबंदी, नदियों के करीबी पहाड़ों पर खुदाई रोक, नदियों के प्राकृतिक मार्ग से छेड़छाड़